हाँ जी, इधर देखिए बेटा सभी। आप सभी को लास्ट क्लास के अंदर कोरिलेशन कंप्लीट ही कर दिया था। और चल रहा है एसी। हाँ, फैन अगर स्लो लग रहा है तो तेज कर। हाँ जी, आपको स्कैटर डायग्राम अगर याद हो तो बता दिया था ना। ठीक है, कैसे क्वेश्चन आए थे आएंगे वैसे भी करवा दिया। स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन भी करवा दिया, कॉन्करेंट डेविएशन भी करवा दिया, कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट भी करवा दिया। याद है सभी को? ठीक है, नोट्स आपको शेयर कर दिए थे। उस पे बेस जैसे जैसे क्वेश्चन अभी तक जो बताया उस पे बेस जैसे जैसे क्वेश्चन आए थे वो भी आपको बता दिए गए थे। कोरिलेशन वैसे बताना जरा, चेंज ऑफ ओरिजिन से क्या होता है? अनअफेक्टेड। चेंज ऑफ स्केल से? बट किस पे डिपेंड करता है? साइन। पर हाथ सही बोला तेरा नाम? स्पेलिंग बोलियो। फरजान। ठीक है, क्या किसी और ने थोड़ा डिफरेंट बोला? फरजन। डी नहीं आता तेरे? डी भी आता है यार। अच्छा, डी साइलेंट है कोई? डी बोलते हैं। मुझे लग रहा है चिड़िया का झूठा पानी पीना पड़ेगा मुझे। जीभ में शार्पनेस नहीं आ रही है। कुछ तू भी कर लिया कर। डेडपूल देखे? पंचायत का नया सीजन। सबसे पहले देखो, ये मेन जानकारी ये देखो, ठीक है ना? पंचायत में मैंने सुना है वो रील्स आ रही थी, वो विधायक जी चेंज हो गए। विधायक जी चेंज हो गए, पता नहीं प्रधान जी चेंज हो गए। क्या नाम था उसका सचिव का? ऐसे भाई, एक कैसे जा सकते हैं? अगर बीच वाला को। हाँ हाँ, अरे शायद हाँ अब लगा। हाँ जी, चलो कोई बात नहीं। एक महीने बाद देख लेना सारी मूवीज। तुम्हें मिलेगा टाइम एक महीने के बाद, एक डेढ़ महीने मतलब। वही जो सितंबर में, कब 14 16 को है ना पहला? 16 को पहला है और खत्म 22। बस 22 के बाद फिर लाइन से खाना खाना और सीरीज और मूवी देखना और सोना, है ना? फिर उसके बाद क्योंकि एक आगे बिल्कुल अपनी एनर्जी स्टोर करना है, क्योंकि फिर एक लंबी लड़ाई के लिए दोबारा से रेडी होना है। हालांकि लग नहीं रहा, लेकिन इतना मौका तुम्हें देगा। घर वाले को वैसे बर्दाश्त भी नहीं होते बच्चे ज्यादा सोते हुए मजे करते हुए। 2 दिन में अब क्या सोचा है? पेपर खत्म होते ही 2 दिन में अब क्या सोचा है? अरे भाई रुक जाओ यार। चलो खैर, लेकिन ध्यान रखना वो आपके बेटर के लिए कहते हैं। अच्छा पता है क्या है लाइफ में, जहां तुम रिलैक्स हुए ना, थोड़े दिनों बाद मतलब चीजें वैसी करने लग जाओ जैसे सरकारी नौकरी। बिना टेंशन, बिना पैनिकनेस, कोई बिल्कुल रिलैक्स। थोड़े दिनों में उसके फिर इफेक्ट आपको क्या करेंगे दिखने लगे। फिलहाल यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों, मैंने यहाँ पे आपको चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट करवा दिया है। ये समझ लो 100 में से 99 का कंप्लीट करवा दिया है। कोरिलेशन, कोरिलेशन, ठीक है ना? और अगर बात की जाए रिग्रेशन तो अभी मैं करवा रहा हूं, लेकिन 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 ये जो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, इस पे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ऐसे वाले क्वेश्चन नहीं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कार्ल पियर्सन के, ये वाले भी कार्ल पियर्सन के थे देखो। ये चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल वाले क्वेश्चन थे, याद आ गया? इसके अलावा
आपका ये प्रोडक्ट मूवमेंट वाले जो सिर्फ इस फॉर्मूले में बेस्ड थे, सिर्फ सिंगल फॉर्मूले में बेस्ड थे, ये भी करवा दिए थे आप लोग। इसी पे प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड पे ही एक इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, ये लास्ट है बस, रिग्रेशन छोटा है। और ये देखो, ये है बेसिकली कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई, ये इसके 3 केसेस हैं। मतलब ध्यान रखना फॉर्मूला तो वही है जो सिखाया था, कोई नई चीज नहीं है, लेकिन इसमें जरा देख लीजिएगा, मैं यहां पे आपको एक आइडिया दे दूं। सबसे पहले यहां पे ये फॉर्मूला आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि कोरिलेशन क्या होता है, रेशियो बिटवीन कोवेरिएंस एंड प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, याद है ना, शुरुआत में पढ़ा था ये। अच्छा, यहां पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो आपका कोवेरिएंस है उसका ये फॉर्मूला, समझ गए बात को, ये फॉर्मूला होता है किसका, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई। और जब तुम ये फॉर्मूला यहां पे रखोगे, जब तुम ये फॉर्मूला यहां पे रखोगे तो उसका रिजल्ट ये आ जाए। आ रही है बात समझ में? तो यहां पे मैंने बकायदा बल्कि क्या कर दिया, कुछ केसेस बना दिए कि आपका ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला कब लगेगा, जब कोवेरिएंस गिवन हो और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन हो, डायरेक्ट डायरेक्ट। लेकिन कई बार आपको कोवेरिएंस गिवन नहीं होगा, बल्कि आपको कोवेरिएंस की जगह पे ये चीज गिवन हो, और अगर मैं इसे पढ़ना चाहूं तो मतलब ये थोड़ा सा रेयर है, ये क्वेश्चंस थोड़े कम आते हैं, लेकिन हाँ जब मुश्किल पेपर बनाएंगे तो ऐसे क्वेश्चन डालेंगे, याद रखें, ठीक है। तो यहां पे इसको पता है क्या बोलेंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन। क्या बोला, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल। ये फॉर्मूला जब यहां पे गया तो जो n था वो नीचे आ गया, ये वाला n नीचे आ गया, और यहां पे आपको दिख ही रहा है ना। तो ये बेसिकली आपका एक केस मैंने बताया कि ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। अभी तक तुमने पता सारे क्वेश्चन कैसे करे, अभी तक तुमने करे सारे क्वेश्चन जिनके अंदर ये वाला फॉर्मूला लग रहा था, बस दैट्स इट। लेकिन अगर कल को कोवेरिएंस ना देके ये वाला डेटा दिया गया तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते कि यार करना क्या है। तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे इसी फॉर्मूले को ऐसा करके भी लिखा जा सकता, और आपको याद होना चाहिए क्या, कोवेरिएंस का ये फॉर्मूला, ठीक है। क्या है ये फॉर्मूला, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन को किससे डिवाइड करना, एन से। ये लाइन रिलेट कर पा रहे हो, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन, इस सिग्मा की वजह से सम, इन दोनों के मल्टीप्लाई की वजह से, इन दोनों के मल्टीप्लाई की वजह से प्रोडक्ट। प्रोडक्ट किसका हो रहा है, एक्स वैल्यू और वाई वैल्यू का नहीं, बल्कि एक्स वैल्यू और वाई वैल्यू के डेविएशन का। तो प्रोडक्ट ऑफ क्या लिख दिया, डेविएशन। डेविएशन का मतलब होता है दोस्त, एक्स की सभी वैल्यू में से जब एक कॉमन नंबर को क्या करते हैं, माइनस। और ये डेविएशन भी किससे लिया गया है, एक्स बार और वाई बार से, तो इसीलिए एक्चुअल में। तो दोबारा देख ले, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल। समझ में आ गई बात, ठीक है सबके लिए। अच्छा, इनफैक्ट आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप इसी फॉर्मूले में भी हल्के से चेंजेस कर सकते हैं। कैसे चेंजेस, देखो एक ही चीज है, उसको घुमा फिरा के लिखते जाओ। ये देखो, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार और पाई माइनस वाई बार तो दिख ही रहा था, और अपॉन में एन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, जो ऑलरेडी आपको याद हो चुका। ये तो फॉर्मूला आपको याद ही हो गया एक तरीके से।
लेकिन आपको याद होना चाहिए इस समय क्या, कि स्टैंडर्ड एविएशन का फॉर्मूला जो डिस्पर्जन में पड़े, और स्टैंडर्ड एविएशन के फॉर्मूला जो डिस्पर्जन में पड़े थे वो क्या थे, सुनो। वैसे तो याद आना चाहिए लेकिन फिर भी देखो, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन में सिग्मा वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर अपॉन में। तो दोस्तों यहां पे अगर हम बात करें तो तुम्हें दिख रहा है ये नीचे अंडर रूट टेन है, तो ये अंडर रूट टेन मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होने पे इस वाले एन से क्या होगा, कैंसिल होगा। बोलो हाई है ना, तो ये रिजल्ट क्या बच गया, एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार। और ये फॉर्मूला अगर कोई कहे याद कैसे करना है भाई, ऐसा है लाइन से 5 बार लिख लेना बस। और या फिर आज कुछ क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, 4-5 मार्क करवा दूंगा, बढ़िया, ठीक है। क्वेश्चन करने से भी फॉर्मूला याद हो जाता है, क्योंकि जब बार बार फॉर्मूला लिखते हो ऑटोमेटिकली वो माइंड से पास थ्रू होता है, तो याद हो जाता है। अच्छा इधर देखो, यही फॉर्मूले को ही, इसी फॉर्मूले को दोस्तों ऐसे भी लिख दिया। मैंने कहा ये क्या करा, कह रहे से कुछ नहीं करा है, एक्स माइनस एक्स बार जो था ना आपका ऊपर, मैंने कहा हाँ, कह रहे उसे एक्स मान लिया और y माइनस वाई बार को स्मॉल y मान लिया। तो अब देखो क्या बना, सिग्मा एक्स वाई, रिलेट कर पा रहे हो, सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा, सारे फॉर्मूले एक ही है। और ये मैंने केस बना दिया कब का, ये केस बना दिया मैंने जब लिखा है ये वाला फॉर्मूला, कब लगाना, जब लिखा है एक्स बार एंड वाई बार आर होल नंबर, यानी कि नॉट इन फ्रैक्शन। अगर किसी डेटा के एक्स बार और वाई बार किस में आते हैं, होल नंबर में आते हैं, तो फिर आप बेसिकली क्या कर सकते हो, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है। देख लो जरा एक बार, इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जा सकता है बाय पुटिंग द फॉर्मूला ऑफ कोवेरियंस, फिर इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जा सकता है बाय पुटिंग द फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। एक बार सभी बोलना, इस फॉर्मूले को ऐसे लिखा जा सकता है बाय पुटिंग द फॉर्मूला ऑफ कोवेरियंस, और इस फॉर्मूले को ऐसे लिखा जा सकता है बाय पुटिंग द फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है बच्चों, क्या चीज, ठीक। दोबारा से बोल दूं, याद करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा, लिख के याद होगी, ठीक है। और या फिर क्वेश्चंस करने से, ठीक है। अभी 4-5 क्वेश्चन कराऊंगा, याद हो जाएंगे, लेकिन फिर भूल भी जाते, तो कहीं ना कहीं आपको बैठ के एक बार 4-5 बार लाइन से, ये मेन फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है बाय पुटिंग द फॉर्मूला ऑफ कोवेरियंस, बाय पुटिंग द फॉर्मूला ऑफ कोवेरियंस, ठीक है। और इस फॉर्मूले को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, मतलब सेम ही है, ये सब सेम है। ये फॉर्मूले को ऐसा बनाया जा सकता है बाय पुटिंग द फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, बाय पुटिंग द फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड, ठीक है। और ये चीज में तो बेटा कोई फर्क है नहीं, क्या कर रखा है, जब x माइनस एक्स बार को स्मॉल एक्स, y माइनस वाई बार को स्मॉल वाई, और यही फॉर्मूला आपका क्या, समझ रहे हो, यही फॉर्मूला आपका इस फॉर्म में। और ये फॉर्म क्या बताई है मैंने, ये फॉर्म कब लगती है, जब एक्स बार और वाई बार किस में होते हैं, होल नंबर, यानी कि फ्रैक्शन, डेसिमल में नहीं आना चाहिए आपका एक्स बार वाई बार, ठीक है। चलो, इसके अलावा ये दो केस है, ये क्या लिखा है, व्हेन ऑब्जर्व्ड वैल्यूज पेयर्स आर स्मॉलर इन साइज, इसका ये मतलब है, सुनो, इसको बोलते हैं, इस फॉर्मूले को बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, डायरेक्ट मेथड। और ये जो डायरेक्ट मेथड है,
इसे इसलिए बोलते हैं, सुनो, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे ना मैं एक्स वैल्यूज और वाई वैल्यूज में डेविएशन नहीं ले रहा। अच्छा, अगर तुम कहो प्लीज, अगर तुम कहो कि सर ये फॉर्मूला मतलब बना कैसे, तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये अगर मैं इसे ब्रैकेट को ओपन कर दूं, किसको ओपन कर दूं, ब्रैकेट को ओपन कर दूं, तो अगर ब्रैकेट को ओपन कर दूं तो आप ये समझ लो कि आपका ये वाला फॉर्मूला मैं बना के दिखा सकता। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन मुझे लगता है आप सब समझ गए होंगे कि इस डेरिवेशन को सीखने की हमें हमारी कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पे आपका मैंने बता दिया डायरेक्ट मेथड। और डायरेक्ट मेथड क्यों बोलेंगे बेटा इसे, इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे विदाउट डेविएशन काम हो रहा है। हाँ जी, डायरेक्ट मेथड यहाँ पे कैसा काम हो रहा है बच्चों, विदाउट डेविएशन काम हो रहा है। ये क्या होगा, सिग्मा एक्स वाई। जैसे आपको डेटा दिया जाए, इधर देखना सर, ये देखिए, आपको अगर डेटा दिया जाए, यहां पे एक्स वैल्यू दी गई और यहां पे वाई वैल्यू, आप यहां पे इनका टोटल करें, ये आएगा सिग्मा एक्स, ये आएगा सिग्मा वाई, फिर यहां निकालेंगे एक्स वाई, ये आ जाएगा सिग्मा एक्स वाई, एक्स स्क्वायर सिग्मा एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर, जैसे स्कूल में करते थे। अगर आपको याद हो, अगर आपको याद हो तो आप स्कूल में ऐसे ही करते थे, कोरिलेशन पढ़ा तो हुआ है, वैसे पढ़ा था या नहीं। हाँ हाँ, तो सुन ले, अब मैं तेरे को बताया तो, तूने जो बात बोली बिल्कुल सही बोली कि सर एक नंबर के लिए ऐसा क्वेश्चन थोड़ी आएगा। अरे मेरे दोस्त, पर तेरे को पता है क्या करेंगे वो, पेपर में तेरे को एक्स का सिग्मा दे देंगे, वाई का सिग्मा दे देंगे, एक्स वाई के प्रोडक्ट का सिग्मा दे देंगे, एक्स के स्क्वायर का सिग्मा दे देंगे, वाई के स्क्वायर का सिग्मा दे देंगे। बस यही तो है, तुझे यही तो लेंथीनेस लग रहा है। तो अब तुझे क्या करना होगा, ये वैल्यू जो गिवन होगी वो एज इट इज फॉर्मूले में प्लेस कर। समझ गए बात को, आई रिपीट, फॉर्मूला याद हो जाएंगे कैसे, लिख के क्वेश्चंस करके। ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े से कम है, बट बेटा नेग्लेजिबल जैसी कोई बात नहीं है। अगर पेपर को थोड़ा सा भी डिफिकल्टी लेवल की तरफ लेके जाना हुआ तो वो जरूर शर्त या ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर का पार्ट बनाए। ठीक है, क्योंकि आप समझो ना कि मेजोरिटी, मेजोरिटी भी नहीं, बट हाँ मेजोरिटी बोल सकते हैं, मेजोरिटी बच्चा ऐसा होगा कौन करेगा ये फॉर्मूले यार। वो सीए को भी वैसे सोचते हैं जैसे फर्स्ट टर्म का पेपर पास करना, मतलब एट्थ नाइन्थ स्टैंडर्ड का जैसे फर्स्ट टर्म का बच्चा सोचता है ना, कि ये याद कर लेता हूँ, ये याद कर लेता हूँ, तो सीए में भी वैसे ही थॉट प्रोसेस चलते हैं। मतलब वो एज में ग्रो कर गए लेकिन माइंड से ग्रो नहीं करे, क्योंकि यहाँ पढ़ाई बेटा इसलिए नहीं करी जाती कि पेपर पास हो सके, यहाँ पढ़ाई इसलिए करी जाती है कि सीखा जा सके, क्योंकि आपसे चीजें पूछी जाती है इंटरव्यू के अंदर। ठीक है, यहाँ ऐसा नहीं है इनकम टैक्स, ये तो कुछ भी नहीं है मैथ्स। इनकम टैक्स ऐसा एक सब्जेक्ट है कि टीचर और स्टूडेंट भर भर के पढ़ते हैं, तब भी खत्म नहीं होता। ठीक है ना, और मतलब आप समझना सारे सब्जेक्ट, नॉट ओनली इनकम टैक्स बट सब चीजें। और आप ये समझो कि आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि इंटर क्वालिफाइड करते ही जिस दिन तुम इंटरव्यू के लिए बैठो, तुम्हें पूरा इनकम टैक्स याद हो, तुम्हें पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स, मतलब कोई भी एंट्री दूं मैं आती हो, इसलिए तो ऐसा ही बच्चा चाहेगा। तुमने कहा और नहीं आती होगी तो कोई बात नहीं, वो तुम्हें नहीं लेगा, तुम्हें एक्चुअल बुरा तब लगेगा जब तुम्हें बिना कहे ये कह दिया जाएगा, बिना कहे ये कह दिया जाएगा दैट यू आर नॉट वर्थफुल। आप समझ रहे हो, सबसे बुरी बात यही होती है ना, बिना कहे बेइज्जती थोड़ी करेंगे, टीचरों की तरह डांटेंगे थोड़ी, पढ़ता नहीं है नालायक, इसकी तो तुम्हें आदत हो गई है। वी विल गेट बैक टू यू। कुछ सोच रहे हो आज फोन आएगा, आज फोन आएगा,
कोई बात नहीं, एक और कंपनी में इंटरव्यू देके जाएंगे, अगली कंपनी में भी आपको बता देंगे बच्चे, स्माइल के साथ बोलेंगे, आपको बताएंगे, फिर कोई फोन, समझ जाओ, ठीक है। तो और सुनो, फिर तुम ऐसे लोगों से मिलोगे जो उस जगह पे होंगे जिस जगह पे तुम होना चाहते हो, तो बुरा लगेगा, लोग उसकी तारीफ करेंगे और बुरा लगेगा। ये दिस इज द बिटर ट्रुथ, और जिसे कह सकते हैं आपके शब्दों में रियलिटी, ठीक है। तो इसीलिए चीजों को मुश्किल आसान के तर्ज पे नहीं, बस ये सोचो क्या करना है और क्या नहीं, जो करना है सो करना है। अब वो मुश्किल है तो मुश्किल, आसान है तो, फिलहाल देखिए यहां पे डायरेक्ट मेथड और ये एक और होता है, जब वैल्यूज बड़ी होती है ना बेटा, एक्स वैल्यूज बड़ी बड़ी होती है, तीन 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 डिजिट वाले नंबर है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल बना देता हूं, ऐसे ये देखो, मान लिया एक्स वैल्यू और वाई वैल्यू ऐसी हो 235, 436, और तुम समझ गए हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो ऐसे में आप सब समझ सकते हैं कि ये वाला मेथड सूटेबल नहीं है, क्योंकि जब इनका सम करोगे बहुत बड़ी हो जाएगी वैल्यू, तो इन वैल्यूज को क्या करना पड़ेगा, छोटा, और उन छोटा वैल्यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, डेविएशन, क्या करते हैं हम। तो दोस्तों यहां पे समझ गए बात को। आज सुबह सुबह एक रील देखी, उसमें एक बंदा कहता है कि आई एम अ 5'7", 5'8", 5'9" गाय, मतलब 5'8", 5'9" उसकी हाइट है। आई एम नॉट सो मच गुड लुकिंग, मतलब on 10 I belong to 4, but if you really want to be a good looking, तो उसने क्या करा, बराबर में बाइक खड़ी थी उसकी, उसकी 50 लाख। फिर जैसे ही आप मैं बाइक के पास जा रहा हूँ, क्या मैं पहले से ज्यादा सुंदर लग रहा हूँ। फिर उसके बाद वो अगली लाइन कहता है, फोकस ऑन योर करियर, फोकस ऑन योर स्टडीज। ये स्टूडेंट के लिए था, मतलब वो आप समझ रहे हैं, वो स्टूडेंट के लिए बता रहा था, फोकस ऑन योर करियर। और ये सच बात है, मर्सिडीज से निकला हुआ वो 100 रुपए वाली शर्ट भी पहन लेगा ना, वो भी अलग ही बात है ना, ऐसा है ना, फैक्ट बात ये। तो आ, ये कुछ बातें हैं जो शायद आपको बार बार याद दिलानी चाहिए, जब आपका पढ़ने का मन ना करे, चीजें मुझसे याद नहीं रह पाती। एक बच्चा तो पता है क्या है, ऐसा देखा मैंने, जैसे इसे फॉर्मूले लिख दिए ना, पता है क्या कह रहा, मुझे घबराहट सी हो, कह रहा घबराहट हो रही है। चलिए खैर, ये फॉर्मूले हैं, आपको ये याद रखने हैं बेटा। और आपका यहां पे आइए क्वेश्चन करते हैं। ऐसा क्वेश्चन आएगा पेपर में, जरा देखो क्या लिखा है। ये वाला क्वेश्चन तो यार खुद भी कर सकते हो तुम, जरा प्लीज करके बताइए क्या आंसर होगा। ये वाला क्वेश्चन करके बताइए आंसर क्या होगा इसका। आपने करा हुआ है ये नया, ये वाला क्वेश्चन, सी ऑप्शन आ रहा है। और सबको पता है R इज इक्वल टू कोवेरियंस के नाम पे ऊपर 25, वेरियंस ऑफ x 36 है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x 6, और वेरियंस ऑफ y 25 है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, तो बस 25 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू, यार बताना कितनी वैल्यू, R इक्वल टू, बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा इधर देखो, अगर हम बात करें इससे आगे, अगला क्वेश्चन ये भी वही है, आई थिंक आप कर सकते हो, ये वो वाले क्वेश्चन है, पहला केस हो गया, सुनो ये क्वेश्चन भी मैंने इसी तरीके से ड्राफ्ट करे हैं। पहला केस क्या था, जब कोवेरियंस और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो, गिवन हो, तो यही वाला फॉर्मूला लगेगा ना। तो जल्दी से आप लोग सेकंड भी करके बताइए क्या आंसर।
यार 2.89 का स्क्वायर रूट बता ना। और फाइनली जब आपने बोल ही दिया है तो आंसर 0 सबका आ गया है ना? किसी को कंफ्यूजन नहीं है ना क्या क्या करना है? वेरी गुड। चले आगे। ऑनलाइन बेटा जो भी बच्चा है क्लियर है आपको? एक बार अनम्यूट करके बता दीजिएगा। हाँ जी। अब यहां पे क्वेश्चन नंबर 3 भाई देख लो। फॉर्मूला आई डोंट नो आपने लिखा है नहीं लिखा, नहीं लिखा कोई बात नहीं, ये लो। ये फॉर्मूला जो है ये लगेगा, और सुनो मैं तुम्हें इसको मैं करके दिखाता हूं, बल्कि ऐसे ये कैलकुलेटर पे कैसे करेंगे, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। मैं कैलकुलेटर पे कर दूंगा इसे, ठीक है? हाँ पहले फॉर्मूला लिख लो एक बार, बाकी मैं नोट्स तो शेयर करूंगा ही। और ये नोट्स ना चाहे सेल्फ को मैसेज करके पाइल अप कर लो। क्यों? क्योंकि क्या है, कॉन्सेप्ट भी वही और क्वेश्चन भी वही। तो अगर हल्का हल्का आइडिया है ना चैप्टर के बारे में, रिवीजन करना क्या होगा, आसान। रिवीजन करना क्या होगा, ठीक है? लिख लिया पहले फॉर्मूला? अब सुनो, तुम तो लगाओगे बहुत टाइम, मैं तुम्हें बताता हूं कैलकुलेटर पे कैसे करना है, और कोई नई चीज नहीं यार, वही जो हमारा मेमोरी प्लस ये सब है ना, इसी के बेसिस पे करवाता हूं। पहले यार फॉर्मूला तो ना लिखू ना, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे इतना स्पेस नहीं है कि फॉर्मूला लिखूं, सीधा वैल्यू लिख रहा हूं और कैलकुलेटर से करवाता हूं। सबसे पहले एन, एन के नाम पे क्या लिखूंगा, 8। सिग्मा डीएक्स डी वाई 2116 माइनस सिग्मा डीएक्स 47, सिग्मा डी वाई 108। उसके बाद क्या हुआ, कुछ कंफ्यूजन है क्या वैल्यू पुट करने में? ये रहा बेटा सिग्मा डीएक्स डी वाई, याद आ गया? अच्छा अब इधर देख, नीचे नीचे था अंडर रूट एन के नाम पे 8, सिग्मा डीएक्स स्क्वायर ये रहा 1475, और माइनस 47 का स्क्वायर। मैं बिल्कुल ये रिलेट कर सकता हूं कि काफी लेंथी है, लेकिन मैं इसे कैलकुलेटर पे करवा दूंगा, बस फॉर्मूला याद कर लेना। 8 सिग्मा डी वाई स्क्वायर 3468 माइनस 108 का स्क्वायर। चलो भाई हो गया ना यहां तक? इधर देखो, अब तुमने कहा सर कैलकुलेटर पे कैसे कराओगे, ये लो कैलकुलेटर पे सबसे पहले तुम लिखोगे 8 मल्टीप्लाई बाय 2116 एम प्लस, और 47 मल्टीप्लाई बाय 108 एम माइनस, फिर एम आर। चलो जल्दी बताओ ये वैल्यू क्या है? दोबारा बोल देना, सुना मैंने कम। 11,000 8, ये 900 क्यों कह रही जब जीत? हाँ जी चेक कर लो भाई कितना आ रहा है, 852 आ रहा है ना, फिर आया नहीं है?
हाँ जी बेटा, 11,852 कंफर्म्ड है। अच्छा, अब इसके बाद अगर हम बात करें तो अब ये नीचे वाली वैल्यू कैसे निकालनी है वो देख। ये हटा दूं यहाँ पे, और ये लो भाई। हाँ जी, तो यहाँ पे आपका, अब इसके बाद मैं ये वाली चीज निकालता हूं, ये वाली चीज सब ध्यान देना, ये वाली चीज, ये पूरा कैलकुलेटर। दूसरी वाली चीज आपसे निकलवाऊंगा, देखो क्या करूंगा। 8 मल्टीप्लाई बाय 1475 एम प्लस, मेक श्योर पहले वाली मेमोरी क्लियर कर चुके हो, एमआरसी 2 बार दबा के। 8 1475 एम प्लस 47 का स्क्वायर करने के लिए मल्टीप्लाई इक्वल टू एम माइनस और एमआरसी, और एमआरसी के बाद इस बार एक्स्ट्रा एक की दबाई जाएगी, क्या, स्क्वायर रूट। जल्दी बताओ वैल्यू। 97.93। अब ये वाली वैल्यू मैंने निकाल दी है, दूसरी वाली वैल्यू तुम निकालो, बिल्कुल सेम करना है। 8 मल्टीप्लाई बाय 3468, मेक श्योर मेमोरी क्लियर हो, एम प्लस, और 108 मल्टीप्लाई इक्वल टू एम माइनस, और एमआरसी के बाद स्क्वायर 126 यार। अब इसके बाद तो मुझे क्या बताना, अब तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा क्या करना है। देखो 11852, एक स्टेप एक्स्ट्रा और लगेगा बस। 11852 डिवाइडेड बाय 97.93 डिवाइडेड बाय 126.8 इज इक्वल टू, आंसर इज 0.9। भाई देख लो, लिखने में बहुत कुछ है, लेकिन आप चाहो तो देखो, सुनो 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 सभी, तुम्हें पता है अगर पेपर में ये क्वेश्चन आएगा और तुम्हें जो तरीका सिखाया है तुम ये सब नहीं लिखोगे। हाँ, सिंक्रोनाइजेशन करना पड़ेगा कैलकुलेटर का और माइंड का, डेटा का, ये एक दो क्वेश्चन करने के बाद आ जाएगा। बस इस स्टेप पे पहुंचोगे और इस स्टेप के बाद ये वाला स्टेप कैलकुलेटर पे लगा के आंसर टिक कर। तो मुझे उम्मीद है ये काफी बड़ा क्वेश्चन है एक सेंस में, लेकिन जो तरीका बताया है आप इसे 1 मिनट में, 1 मिनट ज्यादा है सही बताओ, 1 मिनट से पहले भी कर सकते हो अगर थोड़ा सा फोकस करके करें। मतलब अगर चैलेंज ले ले तो 1 मिनट से पहले कर, ठीक है। डेटा पढ़ना टाइम ये, और लेकिन हाँ पहले एक दो बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब जाके ऐसा कर पाओगे, नहीं तो ना ये डेटा में मिक्स नहीं होना चाहिए। डेटा पता होना चाहिए, क्या सिग्मा डीएक्स है, क्या सिग्मा डी वाई है, क्या सिग्मा डीएक्स डी वाई है, क्या सिग्मा डीएक्स स्क्वायर है, क्या सिग्मा डी वाई स्क्वायर, और एन क्या। सुनो, अब एक काम करते हैं, तुम्हें पता है ये वाला जो क्वेश्चन है सबको दिख रहा है डायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन है ना, इस बार डेविएशन नहीं लिया। लेकिन प्यारे बच्चों, एक बार यहां पे अच्छे से बड़े घूर के देखो कि क्या ये ऊपर वाला फॉर्मूला और नीचे वाला फॉर्मूला एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं है। x की जगह dx कर दूं और y की जगह बस इस क्राइटेरिया को इग्नोर कर दूं, तो क्या ये दोनों फॉर्मूले आइडेंटिकल है कि नहीं है। तो अगर तुम्हें ऊपर वाला फॉर्मूला सिखा दिया तो नीचे वाला फॉर्मूला भी आ गया। और देखो इस बार करते हैं, चलो इस बार करते हैं दोस्तों। इधर देखो सभी, मैं यहां पे इसका सॉल्यूशन निकाल रहा हूं। हाँ हाँ बिल्कुल, ये रहा, हो गया। अब सुनो, अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कि मैं पेपर में ये क्वेश्चन आया, मैं क्या करूंगा। सबसे पहले आपका लिखूंगा 10 मल्टीप्लाई बाय 220 और इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू नहीं बल्कि एम प्लस, फिर उसके बाद 40 मल्टीप्लाई बाय 50 एम माइनस, फिर एमआरसी, और मेरा न्यूमरेटर आ गया, जल्दी बोलो कितना है, वेरी गुड। उसके बाद आपका अगर मैं बात करूं, अब नीचे वाली स्टेप्स करूंगा। नीचे वाले स्टेप्स में क्या करूंगा, 10 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा स्क्वायर एक्स स्क्वायर 200 एम प्लस, फिर मेक श्योर मेरी मेमोरी पहले से ही क्लियर हो, 40 का स्क्वायर करूंगा मल्टीप्लाई इक्वल टू करके एम माइनस, और एमआरसी और स्क्वायर रूट। जल्दी बताओ बच्चों,
उसके बाद आपका 10 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा वाई स्क्वायर 262, मेक श्योर मेमोरी क्लियर हो, m प्लस और 50 मल्टीप्लाई बाय इक्वल टू m माइनस और mrc और स्क्वायर रूट। चलो जल्दी बोलो। 10.95। और अब तो आपको आता ही है क्या करना है इसके बाद। 200 डिवाइडेड बाय 20 डिवाइडेड बाय 10.95 बोलोगे? क्या कहते हो? सही है। अच्छा हाँ, टेस्ट रखवा दूं एनयूटी का? एपीजीपी का हो तो गया। ठीक है, अब ये बताओ पहले 0.91, अब यहां पे आपका 0.9, पहले बताओ तरीका समझ में आ गया? क्या वर्थफुल है कि नहीं है ना? दिखने में कितना बड़ा फॉर्मूला है, आप इसका शॉर्टकट वाले स्टेप्स याद कर लो, काम। अच्छा, एक बड़ा मजेदार क्वेश्चन मुझे मिला, क्वेश्चन नंबर 5। भाई ये क्वेश्चन देखा मैंने कहा और आंसर लगा रखा है क्या इसका, मैं बता देता हूँ, बी ऑप्शन आंसर लगा रखा है। मैंने कहा यार ये तो क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हो गया, मतलब जो कहा गया, कौन बोल रहा था ना अभी कि जब मैं ऊपर, हाँ ये रहा, ये कह रहा था जब मैं कि ऐसे लिख रहा था, कह रहा सर ऐसा क्वेश्चन थोड़ी आएगा, यही बोला था ना आपने, ही बोला था शायद। तो ये वाला क्वेश्चन तो ऐसा ही हो गया, बस कॉलम में नहीं दे रखा, पेयर्स में दे रखा है। मैंने कहा क्या मैं मतलब ये डेटा निकालूं ऐसे? फिर भाई मुझे आंसर तो पता चल गया, लेकिन मैंने कहा ये तरीका क्या है, सुनो। पता है क्या क्या एक्सप्लेनेशन है इसकी? 1 के बाद बोलो बोलो, 2 के बाद, 3 के बाद, 4 के बाद, 5 के बाद और 6 के बाद, 7 के बाद, 6 के बाद, जिस एक एक करके x बढ़ रहा है, एक एक करके y डाउन आ रहा है, और ऑप्शन में कोई और ऑप्शन नहीं है, तो सीधी सी बात है कैसा कोरिलेशन है, नेगेटिव। अरे x बढ़ रहा है और y कम हो रहा है तो नेगेटिव तो हो गया, तो पता था, और बिल्कुल एग्जैक्ट अमाउंट से ही बार बार चेंज आ रहा है, इसलिए कोरिलेशन क्या हुआ, परफेक्ट। और कंफ्यूज होने की बात इसलिए खत्म हो गई क्योंकि कोई ऑप्शन भी, पक्का ऑल ओके। तो ये आपका कोरिलेशन पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ, आपने अभी देखा। क्या विचार है, थोड़ा सा और वर्कआउट करके बन जाएगी ना बात? आप एक काम करना, मेरी वाली बुक है उसमें से ट्राई करना, किसके, कोरिलेशन के, ठीक है ना? चलिए, तो यहाँ पे आपका ये कोरिलेशन पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। अब मैं इसका अगली चीज करवा देता हूं, क्या, रिग्रेशन। हाँ जी, इधर देखिए भाई प्लीज, आपका ये चैप्टर है रिग्रेशन एनालिसिस, कोरिलेशन का ही पार्ट है। चैप्टर एक तरीके से थोड़ा लेंथी है, लेकिन वेटेज क्या है, वही आपकी 5 नंबर, ठीक है। लेकिन हमने कहा ना, वो कहते हैं जैसे बेगर्स कांट बी चूजर्स, तो ऐसे ही हम डिसाइड नहीं कर सकते कि यार 2 चैप्टर करवा रहे हैं और से 5 मार्क्स के लिए करवा रहे हैं, इसकी वेटेज ज्यादा आनी चाहिए थी। हमारे हाथ में नहीं है, और हमारे हाथ में है कि इसको भी हम पढ़ के, रिग्रेशन एनालिसिस। बेटा याद रखना, रिग्रेशन के अंदर वी आर कंसर्न विद द एस्टिमेशन ऑफ वन वेरिएबल फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल। याद रखना दोस्तों, रिग्रेशन जो है आपका, इसको इसीलिए हम क्या बोलते हैं, एस्टिमेशन एनालिसिस। क्या बोलेंगे बेटा, एस्टिमेशन एनालिसिस या फिर फोरकास्टिंग एनालिसिस, ठीक है। जैसे वेदर फोरकास्ट करते हैं, प्राइस
एस्टिमेट करते हैं। तो रिग्रेशन का काम क्या होता है? एस्टिमेट करना। जैसे मैंने बोला, जब दो चीजों में रिलेशन होता है, जैसे स्टडी आवर्स और मार्क्स, पिछले केस स्टडीज में हमने, केस स्टडी मतलब बहुत लोगों पे ये ट्राई करके देखा हुआ है कि जिसके स्टडी आवर्स ज्यादा उसके मार्क्स ज्यादा। तो कहीं ना कहीं आपके अगर स्टडी आवर्स जितने भी हैं उनके बेसिस पे हम आपके मार्क्स को क्या कर सकते हैं? एस्टिमेट कर सकते हैं। और रिग्रेशन यही काम करता है। क्या बोला? रिग्रेशन यही काम करता है। समझ में आ गई बात? अच्छा, रीजन है, ऐसा काम इसलिए होता है क्योंकि सबको पता है कि एक्स एंड वाई जब कोरिलेटेड होते हैं तो एक्स और वाई में से कोई एक दूसरे पे डिपेंड करता है। याद रखना दोस्तों, यहां पे ये लिखा भी हुआ है ये सारी बात। फॉर एस्टिमेशन, फॉर एस्टिमेशन we use two regression equation। दो रिग्रेशन इक्वेशन यूज करते हैं हम। और वो दो रिग्रेशन इक्वेशंस कौन कौन सी हैं बता रहा हूं। एक है बेटा जी आपकी x ऑन y, और एक है आपकी y ऑन x। याद रखना, जो x है, x ऑन y का मतलब जो पहला वेरिएबल होता है वो होता है डिपेंडेंट। क्या होता है वो? और जो दूसरा वेरिएबल होता है वो होता है इंडिपेंडेंट। ऐसे ही जो पहला वेरिएबल होता है वो होता है डिपेंडेंट, और जो दूसरा वेरिएबल होता है वो होता है आपका इंडिपेंडेंट। अब ये रिग्रेशन इक्वेशन बनाते कैसे? सबसे पहले हम इसका फॉर्मेशन सीखेंगे। और देखो, फॉर्मेशन ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन शॉर्ट में लिख दिया है। आप में से जो बच्चे मैथ्स बैकग्राउंड, नॉन मैथ्स वाले हैंड रेज करें। ठीक है, ऑलमोस्ट हाफ बच्चे नॉन मैथ्स। यार वो 10th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता तो है, 9th में भी होता है। 9th में तो वो कार्टेशियन प्लेन सिखाते थे, याद है कि एब्सिसा क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो पॉइंट्स वगैरह सिखाते थे। 10th क्लास में क्या सिखाते थे? डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर याद आए तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और अंडर। कुछ और था इसके अलावा कॉन्सेप्ट? किसी को याद हो तो? सिद्धार्थ तू बताया, सार्थक तू बताया, कुछ और सिखाते थे? और आई डोंट थिंक, है ना, इतना ही था बस, डिस्टेंस फॉर्मूला। चलो कोई बात नहीं, इधर देखो, लीनियर इक्वेशन सिखाते थे। हाँ 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 हाँ, ठीक है। एक ना, एक सुनो, एक फॉर्मूला होता था, ये 11th क्लास में तो फॉर श्योर पढ़ाया जाता था, 10th का मुझे याद नहीं आ रहा। ये फॉर्मूला होता था कि अगर तुम्हें एक लाइन के ऊपर का एक पॉइंट दे दिया जाए, एक लाइन के ऊपर का एक पॉइंट दे दिया जाए, और मतलब x1 y1, और एक स्लोप दे दिया जाए m, तो ना इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला होता था। लिखना मत ये, सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूं ना, ये वही फॉर्मूला है। और फॉर्मूला ये होता था y माइनस y1 इक्वल टू m, और x माइनस x, ये फॉर्मूला होता। अब दोस्तों मैं यहां पे भी आपका यही फॉर्मूला यूज करने वाला हूं, और मैं यही फॉर्मूला अब यूज करने वाला हूं। आप जरा प्लीज एक बार देख लीजिएगा। ये देखो, x ऑन y के लिए x माइनस एक्स बार पी एक्स वाई, y माइनस वाई बार। किस टाइम तक पढ़ता है?
तेरे से पूछ रहा हूँ रात को किस टाइम तक पढ़ता है? देखो बेटा, मतलब आप ये समझ लो, मेहनत ना हर किसी को ही करनी पड़ती है। तो थकान भी होगी और थोड़ा सेहत का भी ध्यान रख। जैसे मैं आजकल मेरा शेड्यूल क्या चल रहा है, पूरे दिन क्लासेस, जितनी देर में घर में बैठा रहता हूँ ये सब नोट्स प्रिपेयर कर, ठीक है ना। और ऐसा नहीं है यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो टाइप नहीं हुआ मुझसे, ठीक है ना। नहीं तो बाकी मैं ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर लिख के लाया। समझ गए बात को? तो हाँ, ये रात को 1:30 बजे तक कंप्लीट करा है कल रात को, ठीक है ना। फिर सवेरे 6 बजे उठ गए। और ये मेरा पिछले एक हफ्ते से शेड्यूल चल रहा है। तब ठीक है, मेहनत करनी है तो करनी, नहीं है कोई चीज तो नहीं करेंगे, आराम कर लेंगे, नहीं सबके साथ, ठीक है ना। ऐसा नहीं है सिर्फ आपके साथ, आपको आपके लिए कन्वीनियंस के लिए भी हमें भी करनी पड़ती, ठीक है। और मतलब थोड़ा सा मेहनत की आदत में डालना, परेशान मत हो ना मेहनत से, क्योंकि मान ले लेट रात को लेट तक सो रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, फिर सुबह उठ के यहाँ क्लास में आना है, तो क्या होता है, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं यार, रोज वही शेड्यूल। तो एक बड़ा अच्छी मैसेज कुछ टाइम पहले वो दीपक सर ने भेजा था कि जो बोरियत है उसी के अंदर ही क्या है, सक्सेस, क्योंकि बार बार वही चीज हो रही है ना। हिंदी फिल्मों का हीरो होता है बेटा, बस वो सोचता है और वो हाथों हाथ बढ़िया कर लेता है, ठीक है ना। नहीं तो उसके पीछे बहुत सारी क्या लगती है, प्रैक्टिस। चलिए, तो यहां पे मैंने आपके सामने ये x माइनस एक्स बार और बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार और ऐसे करके फॉर्मूला बना दिया। अच्छा सर, ऐसा क्या क्वेश्चन ऐसा इक्वेशन बनाने के लिए आएगा? नहीं नहीं नहीं, इक्वेशन बनाने के लिए नहीं आएगा। सर ये क्या है बेटा, ये बी एक्स वाई और बी वाई एक्स जो है इसको बोलेंगे हम क्या, रिग्रेशन कॉफिशिएंट। क्या बोला, रिग्रेशन कॉफिशिएंट। और इसको बोलेंगे रिग्रेशन कॉफिशिएंट कौन सा, एक्स वन वाई, और इसको बोलेंगे रिग्रेशन कॉफिशिएंट कौन सा, वाई। ठीक है, इसके फॉर्मूले भी होते हैं, वो फॉर्मूले भी अभी लिखवा दूंगा, लेकिन पहले आप सबको ये समझ में आ गया कि आपका बेसिकली, अच्छा चलो पहले इसी इक्वेशन का यूज बताता हूं, रुकना एक, इसी इक्वेशन का यूज बताता हूं। ये देखो, यहां पे ये एक शॉर्टकट फॉर्मूला है किसका, रिग्रेशन कॉफिशिएंट का शॉर्टकट। वैसे रिग्रेशन के भी 3 केसेस बनते हैं, वही जैसे पीछे प्रोडक्ट मूवमेंट के थे, लेकिन यूज आते आते नहीं है इन जनरल तो, लेकिन लिखवा दूंगा। ये देखो, बी एक्स वाई आर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, क्योंकि पहले एक्स है तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स ऊपर और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई नीचे, ये शॉर्टकट फॉर्मूला है। और बी वाई एक्स आर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई पर और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन करवा नहीं सकता क्योंकि क्वेश्चन में जो चीज है वो अभी बता दी, ठीक है। बस फॉर्मूला लिखवा दिया आपको, शॉर्टकट फॉर्मूला ऑफ रिग्रेशन, ठीक है। इसी के यूज होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। अगर फॉर्मूला यूज होगा बी एक्स वाई और बी वाई एक्स का, तो ये वाला फॉर्मूला यूज होने के चांसेस, आसान है ये फॉर्मूला तो। अच्छा, अब जरा देखिएगा, अगर इतनी बात आपको समझ में आती है तो आइए जरा, मैं ये फॉर्मूला आपने देख लिया, आइए इसके जरा मैं आपको वो भी करवा देता हूं कि क्वेश्चन इस पे कैसे आ सकते हैं, जो अभी तक कॉन्सेप्ट करवाया उस पे क्वेश्चन कैसा आ सकता है। ये लो, क्या लिखा है यहां पे, जरा पढ़ते हैं। लिखा है क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिग्रेशन एस्टीमेट, ऐसा एक क्वेश्चन आएगा आपके सामने, और ये आपके ऑप्शंस हैं। सबसे पहले कह रहा है कि ये डेटा है
अब मैं थोड़ा सा इसे हाईलाइट भी कर देता हूं कि क्या चीज क्या है, शायद किसी के माइंड में एकदम से सेटल ना हो बात। अरे मीन का मतलब समझ सब जानते हैं ना, तो ये एक्स बार है और ये वेरिएंस ऑफ एक्स और ये वेरिएंस ऑफ, और ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो आप पिछला चैप्टर पढ़ के आपसे, अब देखो इसके बाद ये डेटा लिखा हुआ है। अब आपसे पूछा गया है, जरा प्लीज पढ़िएगा, मोस्ट लाइकली वैल्यू ऑफ, जब भी आपको y निकालना होगा आपको यूज करनी पड़ेगी, यूज रिग्रेशन, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, इक्वेशन y ऑन, अगर x निकालना होता तो क्या यूज करते, x ऑन y, y निकालने है तो क्या यूज करोगे, y, पक्का। अब अगर आपको y ऑन x यूज करना है, सुनो फॉर्मूला बनाए, अभी तक तो याद होगा ना, भूल तो नहीं गए ऐसे देखने के बाद, y माइनस वाई बार बी बाय एक्स, एक्स माइनस एक्स, पक्का। जल्दी से वैल्यूज पुट, y माइनस, अच्छा एक बात, एक मिनट रुकना बस, ये y की वैल्यू जब निकालनी थी तो x की वैल्यू क्या थी गिवन, ये लो, y बार कितना पुट करूं 98, बी बाय एक्स में वही शॉर्टकट वाला फॉर्मूला, स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर कौन सा आएगा और नीचे, बहुत बढ़िया। आप सोच के देखो, हल अभी अभी में ही याद हो रहा है, तो इसका मतलब अगर कभी हम भूलते हैं तो इसके पीछे फॉर्मूला की प्रॉब्लम नहीं है, हमने ढंग से याद या बार बार रिवाइज। एक्स की वैल्यू कितनी गिवन थी यार में, 90, और एक्स बार 80, समझ गए ना बात को। अब उसके बाद y माइनस 98 आर के नाम पे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y 9 है तो यहाँ पे 3, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x 4 है तो यहाँ पे 2, और मल्टीप्लाई बाय 8। तो जल्दी से आप अपना कैलकुलेटर, ध्यान रखना कैलकुलेटर उठाएंगे और क्या हुआ, अच्छा ठीक है, और आप अपना कैलकुलेटर उठाएंगे और लिखेंगे 0.6 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10, और ये 98 जब उस तरफ जाएगा कितना आया भाई। अब बता दिया आपको कि जो रिग्रेशन इक्वेशन सिखाई है उसका, उसको यूज करके कैसा क्वेश्चन आ सकता है, जो रिग्रेशन इक्वेशन सिखाई है उसको यूज करके कैसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है काजल जी, एंड द आंसर इज डी ऑप्शन। ऑल ओके, पक्का। दोस्तों मैं चाहूंगा कि आप अभी के अभी ये वाला क्वेश्चन भी ट्राई कर ले, और इसमें दोनों इक्वेशन यूज होंगी, पता है क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या मांगा है, फाइंड द मोस्ट लाइकली प्राइस ऑफ शेयर ए करस्पॉन्डिंग टू प्राइस ऑफ ₹60 ऑफ शेयर, ठीक है। अच्छा अब तुमने कहा सर किसको एक्स किसको वाई, अरे यार ये तो खुद भी जज कर लो, एक्स और, अच्छा फिर दोबारा सुनो, ये 2 बार करना है क्वेश्चन, और ये रुपीस लगाने के पीछे कोई खास लॉजिक नहीं है। अच्छा ये मीन है, क्या लिखूं, ये, तो बेटा प्लीज करिए जरा, बस 1 मिनट रुको।
तो आपका पहले वाले में शेयर प्राइस ऑफ शेयर ए कितना आया 8.6। अब ये देखो सुनो, पहली बार लेंदी करा था क्योंकि फॉर्मूला बताना था। अब मुझे फॉर्मूला नहीं बताना, प्राइस ए का निकालना है। तो ए का निकालना है मतलब एक्स निकालना है, और अगर एक्स निकालना है तो मैं क्या करूंगा, एक्स माइनस एक्स बार। अब ये देख रहे हो, अब मैं बार बार पूरा थोड़ी करूंगा। कई बार आप क्या करते हो, सुनो, आप थोड़ा बचपना दिखाते हो, जैसे ऐसे लिखे ना तो कहते सर तो बहुत लेंदी है। अरे भाई तेरे को समझाने के लिए कर रहे हैं, अब देख, अगर नहीं समझाना नहीं होगा, जब तू समझ चुका होगा तो ऐसे करेगा तू भी। एक्स माइनस 44 0.48 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ एक्स आपका 5.6 अपॉन में 6.3 और मल्टीप्लाई बाय एक्स कितना है बेटा जी आपका, सॉरी एक्स कह रहा हूं, वाई कितना है 60 और वाई बार कितना था 58। तो बस अब कैलकुलेटर से कर ले, और कैलकुलेटर से मैंने बोला करने के लिए, तो कैसे करेंगे देखो भाई, सभी को पता है 0.48 मल्टीप्लाई बाय 5.6 डिवाइडेड बाय 6.3, समझ गए ना, मल्टीप्लाई बाय 60 माइनस 58 2, और उसमें प्लस कर देंगे उधर वाला जो आया 44। बोलो आंसर। 34.85। तेरा पहले कुछ और आ रहा था ना। चलो सबका आ गया था ये, हैंड रेस करो। क्या हुआ यार तेरे को, तो मतलब मिस्टेक अभी भी पता चली है नहीं पता चली, चल कर ले दोबारा कर ले। इधर देख, अब इतने पहले ये वाला और कर ले, इसका आया आंसर। और इधर देखिए अब मैं कैसे करूंगा, मुझे इस बार शेयर बी का प्राइस निकालना है, मतलब वाई निकालना है, वाई निकालना है तो माइनस वाई बार 58, आर के नाम पे 0.48, स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ वाई 6.3 ऊपर, स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ एक्स 5.6 नीचे, और मल्टीप्लाई बाय एक्स कितना दे रखा था आपको 50, और एक्स बार कितना 44। चलिए कैलकुलेट करिए, 0.48 मल्टीप्लाई बाय 6.3 डिवाइडेड बाय 5.6 मल्टीप्लाई बाय 6 और प्लस में 58। बोलो 61.2425 जो भी है। अच्छा एक बात और बताऊं, सुनो, जैसे अभी आपने दो क्वेश्चन कर लिए, मैं कह रहा हूं आप इसे दोबारा कर लोगे ना अगर यही दो क्वेश्चनों को, तो याद रखना अगर मान लिया भूल गए तो फिर इसका कोई जवाब नहीं है। ये स्टेप भी नहीं लगाना पड़ता पेपर के अंदर, समझ गए बात को, ये स्टेप भी नहीं लगाना पड़ेगा, ये स्टेप भी तुम्हारे कहां चलेगा, समझ गए। तो इतना बड़ा दिखने वाला क्वेश्चन, जो कि वाकई में बड़ा है भी, आप चाहो तो कैलकुलेटर की हेल्प से कर सकते, मानते हो ना इस बात को, कैसे हुआ, ठीक है वेरी गुड, आपसे बेटा वेरी गुड। तो ये मैंने अभी जो कॉन्सेप्ट सिखाया, ये वाला कॉन्सेप्ट सिखाया मैंने तुम्हें कि इक्वेशन कैसे बनाते हैं, इस पे कैसा क्वेश्चन आएगा समझ में आ गया आप लोगों को, है ना। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन इस पे नहीं, सिर्फ इक्वेशन बनाने के लिए नहीं पूछेंगे, जब भी इस पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा हमेशा क्या पूछेंगे, एस्टिमेशन पूछेंगे, जो अभी तुमने दो क्वेश्चनों में ट्राई करके देख, पक्का। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहां पे यही बात जो ऊपर लिखी हुई है उसी को बता रखा है। अब ये जैसे वैल्यूज पुट करने के बाद सॉल्व होके इक्वेशन कैसी बन जाएगी, जब जी देख ले, वैल्यू पुट करने के बाद सॉल्व करने के बाद ये इक्वेशन कैसी बन जाएगी, ऐसी बन जाएगी। लिखा है इन केस ऑफ सिंपल रिग्रेशन मॉडल, इफ y डिपेंड्स ऑन x देन द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x इज गिवन बाय, मतलब वही जो ऊपर वाला फॉर्मेशन है ना, उसको जब मैं वैल्यू पुट करूंगा फाइनली सॉल्व करूंगा, ब्रैकेट ब्रैकेट ओपन करके वो इस फॉर्म में आ जाएगा। आगे क्या लिखा है, हेयर पढ़िए जरा, a and b आर टू कांस्टेंट, they are also known as regression parameter. Furthermore b, ये वाले b को कह रहा है, ये is also known as the regression coefficient y on x and denoted by p,
ठीक है ना, ये वही वाला बी है जो यहाँ पे दिख रहा था, समझ गए, ये वही वाला बी है जो यहाँ दिख रहा था। अच्छा, देयर में बी केसेस व्हेन द वेरिएबल एक्स डिपेंड्स ऑन, जब एक्स डिपेंड करता है वाई पे, तो रिग्रेशन इक्वेशन कौन सी बनेगी, एक्स ऑन वाई, और ये आपका फॉर्म, पक्का। ये कुछ खास कुछ चीज नहीं थी, बस ठीक है जो भी है। प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट में सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि टू लाइंस ऑफ रिग्रेशन इंटरसेक्ट। भाई एक बात बताओ, ये रिग्रेशन इक्वेशन कैसी है, सुनो, ये रिग्रेशन इक्वेशन कैसी है। यहां पे एक बात बताओ, इधर देखो सभी, ये एग्जांपल दिया था तुम्हें कि ये फॉर्मूला कैसे बना है, ये बताओ यहां की लाइन कैसी दिखाई दे रही है, कर्व दिखाई दे रहा है, स्ट्रेट लाइन। हमेशा याद रखना, रिग्रेशन लाइंस कैसी होती है, स्ट्रेट लाइन। रिग्रेशन इक्वेशन का जो कर्व होता है वो कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। और जरा पढ़िए जो लिखा हुआ है, आप अच्छे से पढ़िए, मैं आप लोगों को यहां बताता हूं कि ये क्या क्या है। सुनिए, ये दो रिग्रेशन लाइन है और ये हमेशा इंटरसेक्ट करती है। एक वाली किसी एक लाइन को मैं लिख देता हूं एक्स ऑन वाई, क्या लिख देता हूं, और एक इसको मैं क्या लिख देता हूं, वाई ऑन एक्स। एक को लिख देता हूं क्या, और एक को क्या लिख देता हूं, वाई ऑन एक्स। और सुनो, सारा खेल इस बात का है, ये जो एक्स वैल्यू होगी और ये जो वाई वैल्यू होगी, दोस्तों ये एक्स वैल्यू एक्चुअली में क्या होगा, एक्स बार, और ये वाई वैल्यू एक्चुअली में क्या होगा, चाहे लाइन अपवर्ड हो चाहे लाइन, अरे रिग्रेशन भी कोई अलग नहीं है बच्चों, कोरिलेशन से ही बना हुआ है ये भी, ठीक है। तो यहां पे आपका, हाँ जी, यहां पे आपका जो x की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, x बार, और जो y की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, y बार। हमेशा ऐसा ही होगा, इनमें से किसी भी एक को x ऑन y और किसी भी एक को क्या बोलेंगे, y ऑन x, यानी कि हमेशा क्या लिखा हुआ है जरा देख लीजिए, पढ़ लीजिए प्लीज। और यहां पे मेंशन है साफ साफ, टू लाइंस ऑफ रिग्रेशन इंटरसेक्ट एट द पॉइंट x बार एंड y। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, the point of intersection of the regression line y on x and the regression line x on y is x bar and y bar। और दोस्तों भूलना मत, यहां पे एक और बात लिख दी है, the solution of the simultaneous equation in x and y। ये क्या मतलब है इसका, सुन लो यार, याद करो, मैं याद दिलाता हूं आप लोगों को, 10th क्लास के अंदर आपने एक चैप्टर पढ़ा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या पढ़ा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जिसके दो फॉर्मूले होते थे, एक होता था ग्राफिकल और एक होता था आपका, लिखना नहीं है सिर्फ याद दिला रहा हूं, एल्जेब्रिकल। एल्जेब्रिकल में तीन फॉर्मूले, सब्स्टिट्यूशन, और बताओ एलिमिनेशन, और बताओ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ऐसा नहीं है याद नहीं है, सब कुछ है, याद दिलाने पे याद आता है, तो तुम्हारी शक्तियों की एहसास करवाना है। जब तुम ग्राफिकल मेथड होता था, याद करो ग्राफिकल मेथड होता था, तो तुम क्या करते थे, ग्राफ में जहां पे दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती थी वही तो सॉल्यूशन होता था, याद करो, जहां पे दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती थी वही सॉल्यूशन होता था ना। तो यही लाइन लिखी हुई है,
कि सॉल्यूशन ऑफ द साइमल्टेनियस इक्वेशन, साइमल्टेनियस मतलब दोनों रिग्रेशन इक्वेशन का सॉल्यूशन कुछ और नहीं बल्कि क्या है, एक्स बार और, आ रही है बात समझ में? बताओ कंफर्टेबल हो इस प्रॉपर्टी को लेके? अब सिर्फ ये बताओ, नॉलेज तो दे दी, अब ये बताओ एग्जाम में कैसे पूछेंगे इसे, इस नॉलेज का यूज कैसे होगा? यस ऑफ कोर्स, आइए आपके सामने यहां पे सबसे पहले पहला एक क्वेश्चन जिसके अंदर ऑप्शन नहीं है, भैया दोनों इक्वेशनों को क्या करो, सॉल्व करो। अब ग्राफ तो नहीं बनाना, लेकिन तुम सबको पता है, सुनो मैंने यहां जरूर मेंशन करा, तुम्हें पता है ना ग्राफिकल से और एल्जेब्रिकल से आंसर अलग अलग नहीं बल्कि सेम आता था, चाहे सब्सटीट्यूशन चाहे एलिमिनेशन चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सबसे आंसर कैसा आता था, सेम। तो अब तुम्हें यहां पे इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से एलिमिनेशन मेथड शुड बी द बेस्ट वे, एलिमिनेशन मेथड शुड बी द बेस्ट वे। और एक्स और वाई की वैल्यू निकाल दो बस, जल्दी बताओ, मैं नहीं करूंगा आप करोगे, और कितना लिखना है वो तुम्हारी चॉइस है, मुझे नहीं पता तुम कितने कंफर्टेबल हो। अरे याद है ना एलिमिनेशन, शिवा बेटा बताना तो नहीं पड़ेगा। एक्स 3 आया, एक है, 1 आएगा। देख मैंने तो ऐसे करा है, 4 3 इज 12, 12 माइनस 11, अरे वाह, जब जीतने कह दिया ठीक है। फाइनली कभी तो इसने पहले बोला, ठीक है ना। अब इधर देखो यहां पे ये 1 आ गया, एक्स बार 3 और वाई बार, सब कंफर्टेबल भाई, आया सबका, ठीक है ना। अच्छा सुनो, तुमने कहा ये जो भी मेहनत करवाई है आपने अभी इस क्वेश्चन को करवाने में, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी? नहीं, इतनी भी नहीं करनी पड़ेगी। तुमने कहा पेपर का क्वेश्चन, अबे पेपर में क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसके अंदर नीचे ऑप्शन गिवन होंगे, तुम क्या करना, वैल्यू पुट करके LHS इक्वल टू, लेकिन एक इक्वेशन का नहीं बल्कि, बस चेक करो जल्दी से। मुझे लगता है मेरी इस मेहनत से तुम्हें ये तो समझ में आ गया कि भैया चीजें मतलब कि कहते हैं ना योर कप ऑफ टी, चीजें वैसी हैं, तुम्हारे बस की है, बिल्कुल है, तुम अच्छे से कर सकते हो, लेकिन वो बस कई बार हम डिस्ट्रैक्टेड रह जाते हैं, कर लेंगे हो जाएगा, वो एक, और या फिर खामखाई डरने लग जाते हैं, मतलब करते कुछ नहीं, बस डर रहे हैं, क्योंकि क्या होता है मजा आ रहा होता है डरने में भी। कुछ कह रहे थे बेटा? और क्वेश्चन नंबर 3 कैसे करोगे? जब ऊपर वाले जब ऊपर वाले क्वेश्चन, एक मिनट मुझे बोलने दो, जब ऊपर वाले क्वेश्चन में 3 पुट करा था तो y की वैल्यू आई थी, तुमने 3 निकाला था, इसने 3 मतलब इसने x बार ऑलरेडी दे दिया, -1 को पुट करो, आपने कह दिया सर मान लिया, ठीक है। चलिए बेटा समझ में आ गया अर्थमेटिक मीन, जो ये प्रॉपर्टी बताई इस पे कैसे क्वेश्चन आएंगे? पहली प्रॉपर्टी, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी, रिग्रेशन कॉफिशिएंट मस्ट बी ऑफ सेम साइन, ईदर बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव। सुनो दोस्तों, याद रखना बी एक्स वाई और बी वाई एक्स, या तो बेटा बी एक्स वाई और बी वाई एक्स, या तो बेटा ये दोनों के दोनों, दोनों के दोनों या तो क्या होंगे, पॉजिटिव, याद रखना ये बात, और या फिर ये दोनों के दोनों कैसे होंगे, नेगेटिव। यार बहुत सारे तरीके से आप याद करवा सकते हैं, मैं अभी नॉलेज नहीं बढ़ाता ज्यादा, इतनी सी बात बताओ,
ये फॉर्मूला दिख रहा है तो मुझे बताओ, तुम्हें पता है ना इस में कोरिलेशन की वजह से ही तो साइन आता होगा। तो बेटा जब यहां भी आ रहा है यहां भी आ रहा है, तो अगर सेम डेटा है तो अगर ऊपर प्लस का आ रहा है तो नीचे भी प्लस प्लस का ही रहेगा, है ना। ये मैच करवाने की कोशिश करें, लेकिन कंट्रास्ट अच्छा लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये कभी अलग साइन के नहीं हो सकते, और अगर ये कभी अलग साइन के हुए तो समझ जाना या तो डेटा गलत, या तो तुमने गलत किया, और अगर तुमने गलत नहीं किया तो डेटा तक गलत हो सकता है, लेकिन ये दोनों कभी अलग अलग साइन के, ठीक है। और भी रीजन है, मैं अभी बताता हूं। थोड़ा सा लाउड बोलना दोबारा। हाँ, तुम्हारे सीयूटी में आया था, हर बार आता है, हर बार आता है सीयूटी में, और सीए में भी ऐसा होता है। लेकिन सीए इंस्टीट्यूट ना, आप ये समझ लो, फुल ऑफ एटीट्यूड, लिटरली दे आर जस्ट लाइक पुष्पा, मैं झुकेगा नहीं साला, ठीक है। अगर इन्होंने लिख दिया 2+2 = 5, मतलब डिक्टेटरशिप है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? डिक्टेटरशिप है, जो हमने बोल दिया बस। अगर मतलब 2+2 4 = क्रॉस कर दिया ना इन्होंने, आप यकीन मानना, मैं जब फाउंडेशन में था ना, मेरे टीचर ने अकाउंट्स के अंदर एक कॉन्सेप्ट बताया कि बेटा ये कॉन्सेप्ट बुक में गलत लिखा हुआ है, सही ये तरीका है, लेकिन आईसीआई की सीए फाउंडेशन की अकाउंट्स की बुक में ये तरीका लिखा हुआ है, और तुम्हें यही करके जाना। यकीन मानना, ये तो बल्कि बाद में ना इन्होंने बुक्स ना, एक बार क्या हुआ, जल्दी में बना दी, तो जल्दी में बनाने की वजह से बुक्स के अंदर और बहुत ज्यादा मिस्टेक हो गई। यकीन मानना, नहीं तो ऐसा एटीट्यूड है, एटीट्यूड उनका आज भी वैसे ही है, एटीट्यूड उनका आज भी वैसे ही है, ठीक है ना। और हाँ, वही मैंने बता दिया, मैं झुकेगा नहीं। अब इधर देखिए, शायद ये भी रीजन है सीए करने वाले, ठीक है, क्योंकि सीए के कंपैरिजन में अगर इसी फील्ड में जाना है तो फिर दूसरी चीज क्या मिलती है, एमबीए, क्या मिलती है। और उसके डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में भी जितने पैसे लगने हैं, और जिसकी शायद मार्केट में वैल्यू भी ना हो, मतलब डिस्टेंस लर्निंग से आपने एमबीए की है तो उसकी वैल्यू तुम क्या समझते हो, कुछ भी खास नहीं है। हाँ, अगर तुम एक जॉब करने वाले बंदे हो, जॉब में मेहनत कर रहे हो, वहां पे अपनी अपनी पूरी टीम, अपने सुपीरियर्स को अपनी परफॉर्मेंस से सरप्राइज कर रहे हो, और आप अभी क्वालिफाइड नहीं हो, बट यू डिसाइडेड कि भाई मुझे, अगर सबने बोल भी दिया, सीनियर भी बोल देंगे कि चाहे तू कितना भी अच्छा कर ले, अगर तुझे मैनेजर और सुपीरियर मैनेजर्स की पोजीशन में जाना है, देन यू मस्ट बी अ क्वालिफाइड बन। तुम क्या लगता है, अगर तुम सिर्फ ग्रेजुएट हुए, ऐसे मिलेंगे तुम्हें लोग, तो वो क्वालिफाइड बोलेंगे, हरे बॉस बन के आएंगे, और तुम्हें लगेगा यार इसका आईक्यू लेवल ना मेरे से भी कम है, मतलब ही इज नॉट सच इंटेलिजेंट, मतलब इतना इंटेलिजेंट नहीं है ये बंदा, लेकिन यार ये मेरा बॉस बना हुआ है, तुमसे अंदर से एक्सेप्ट, मतलब मन ही नहीं करेगा यार उसको वो बोलने का। लेकिन क्वालिफिकेशन के दम पे खुद हमेशा तुम्हारा सुपीरियर ही बना, आप यकीन मानना, आप उस बंदे को ओवरकम नहीं कर सकते। तो आप समझ जाओ कि क्वालिफिकेशन कितनी जरूरी है। कंपनी, तुम्हें क्या लगता है नॉर्मल ग्रेजुएट को कंपनी क्या बना दे, मैनेजर बना दे? अबे उनका भी तो एक स्टैंडर्ड है ये, मतलब आप समझ रहे हैं, गूगल नहीं है, ये गूगल नहीं है बेटा, कि 12th पास बच्चा है, 10th पास बच्चा होते हैं बेटा, कुछ कुछ लोग बहुत इंटेलिजेंट, वो कर देंगे भाई गूगल वाले, गूगल एक अलग ही चीज है। लेकिन आप समझ रहे हो, वो तो फिर बात ही किसकी आ गई, इंटेलेक्चुअल, नॉर्मल आईक्यू लेवल के अंदर जो नॉर्मल कंपनियां हैं वो बिना क्वालिफिकेशन के आपको उस लेवल तक लेके ही नहीं जाएगी। मतलब आप खुद सोचो, आपके नीचे एमबीए क्वालिफाइड है और तुम 12th पास, और तुम बता रहे हो आज हम क्या करेंगे आगे का प्लान।
जबकि पॉसिबल है इंटेलिजेंसी किसी किसी की बहुत ज्यादा होती है, पढ़ाई भी छोड़ देते हैं लेकिन तब भी बहुत इंटेलिजेंसी होती है। मतलब कुछ कुछ बच्चे ऐसा भी लगता है कि 7th 8th क्लास में 10th क्लास के बराबर का लेवल है इनका माइंड का। किसी का ये भी लगता है कि पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुका है लेकिन इसके पास तो 10th वाला दिमाग भी नहीं है। फिलहाल देखिए, बी एक्स वाई क्या कह रहे हो, किसी का बी एक्स वाई और बी वाई एक्स, both the regression coefficient must be of same sign, either both are positive or both are, इसके अलावा एक चीज और, प्रोडक्ट ऑफ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट और ऑलवेज लेस देन इक्वल टू। अरे दोस्तों एक बात बताओ, ये फॉर्मूला मैंने जो बात बोली है ना वो ये लिखा हुआ, ये देखो, दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट कैसा होगा, ऑलवेज भी, मैं यहां ये डॉट बनाया था, लेस देन इक्वल टू, और अगर आप मांगे कि इसके पीछे कोई रीजन दो सर, तो इसके पीछे रीजन ये है, शॉर्टकट फॉर्मूला याद है बी बाई एक्स और बी एक्स वाई का, ठीक है, आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर जो होता है वो कभी 1 से बड़ा मैक्सिमम हो सकता है कहां तक, मुझे उम्मीद है ये लॉजिक समझ में आ गया कि क्यों इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा, पक्का। अब सुनो, यहां पे जो ये दो प्रॉपर्टी करी है आपने, ये सीखी है, इसका यूज कैसे हो दोस्तों, ये लो मैं ये सॉल्व करके दिखा रहा हूं, सब देखिए। यार तुम्हें ना पेपर में ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, और मैंने बताया पहली बार में लिख के करना पड़ेगा, बाद में फिर ये बिना लिखे भी हो जाएगा। पहली ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें दो इक्वेशन दी जाएंगी, आपको ये दिख रही होंगी, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, और आपको ये नहीं पता कि इनमें से कौन सी इक्वेशन एक्स ऑन वाई है और कौन सी, आपको ये नहीं पता, ठीक है। तुमने कहा फिर क्या करें इसमें, तो इसका एक तरीका है, आपको सबसे पहले लेट करना पड़ेगा किसी भी एक इक्वेशन को एक्स ऑन वाई और किसी भी एक इक्वेशन को वाई ऑन एक्स, और चेक करना पड़ेगा कि तुमने जो लेट करा है हमारी अजम्पशन सही है या, कैसे चेक करोगे, इन दो प्रॉपर्टीज के बेसिस, प्रॉपर्टी 2.1, दोनों के साइन कैसे आने चाहिए, सेम, दोनों का प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए। अच्छा एक चीज और जो थोड़ी देर पहले अभी बताई थी, क्या बताया था, ये फॉर्मूला ये सिखाया था कैसे फॉर्म करते हैं, फिर थोड़ी देर पहले क्या बोला था मैंने कि y ऑन x जो इक्वेशन है इसमें ये देखो क्या बोला था, b इज ऑल्सो नोन एज रिग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x, वही इसी कॉन्सेप्ट का यूज करूंगा मैं अभी, और यहां पे भी b। आइए अब जरा देखिए मैं कैसे करके दिखाता हूं आप लोगों को, देखिए इसका एक शॉर्टकट है, लेकिन वो शॉर्टकट ना हर बार नहीं फिट बैठ रहा, बता दूंगा फिर भी, लेकिन वो हर बार फिट नहीं बैठ रहा। ये देखो, मैंने पहली इक्वेशन को मान लिया एक्स ऑन वाई, और दोस्तों इसे एक्स ऑन वाई मानने के बाद बी निकालो, बी निकालने के लिए इसे उस फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा जैसे वहां लिखा हुआ था, तो आगे पीछे कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को इससे, बिल्कुल एग्जैक्ट बनाना चाह रहा था मैं, वही जो पीछे सिखाया था, देख लो भाई ये फॉर्म थी, ठीक है नहीं थी, पहले जो करा है वो देख लो, और मैंने वहां पे क्या बोला था कि जो बी है वो क्या है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट एक्स ऑन वाई, कौन सा है,
तो अब यहां पे एक्स और वाई क्या है तुम्हारा, ठीक है भाई। फिर उसके बाद अच्छा, इसको एक्स ऑन वाई माना था और वाई ऑन एक्स किसको माना था, ऑब्वियसली दूसरी वाली इक्वेशन को। अब मैं इसको भी वही बनाऊंगा, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ये तो ऑलरेडी बन गया। और याद करो क्या सीखा था आपने, y इक्वल टू ए प्लस बी वाई। तो ये जो b था वही रिग्रेशन, एक मिनट थोड़ा सा ठीक कर दो। ये जो b था यही था क्या, रिग्रेशन कोफिशिएंट कौन सा, y ऑन एक्स। बेटा अब आपका बी वाई एक्स क्या हो गया, 4। जो आपने थ्योरम सीखी, जो आपने थ्योरम सीखी या प्रॉपर्टी सीखी, प्रॉपर्टी 2, सुनो 2.1 क्या कहती थी, दोनों सेम साइन के। तो आपका बी एक्स वाई पॉजिटिव और बी वाई एक्स पॉजिटिव, पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई, सेटिस्फाई। 2.2 प्रॉपर्टी क्या थी, दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 1, 3/7 मल्टीप्लाई बाय 4, जो आंसर आया वो लेस देन 1 तो नहीं आ रहा। तुमने कहा यार इतनी मेहनत करने के बाद रिजल्ट ही नहीं आया, आ गया बेटा आ गया। तुमने कहा लेकिन सेटिस्फाई नहीं हो रही प्रॉपर्टी, हाँ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुई, लेकिन हमें पता चल गया कि सब कुछ सही है, बस हमारी अजम्पशन उल्टी है। जिसको एक्स ऑन वाई मानना था उसको वाई ऑन एक्स मान लिया, और जिसको वाई ऑन एक्स मानना था उसको एक्स ऑन वाई। देख रहे हो कितना सब कुछ लिखा है, लेकिन दूसरी बार जब करोगे ये सब नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, अभी करेंगे। और सुनो, तुमने कहा सर फिर अब मतलब आप करवाओगे क्या, गलती जो है उसे ठीक कैसे करवाओगे, बस ये पहली इक्वेशन पता चल चुका है मुझे, अब कौन सी है, दूसरी इक्वेशन। और एक बात और, सर ये बताओ ना बी वाई एक्स क्या होगा, कितना आसान है ये देखो। इस इक्वेशन से तुमने बी एक्स वाई निकाला था 3/7, अब पता है बस क्या कर देना। अगर सुनो, फिर ये पूरा सॉल्व करके करोगे तब भी यही आएगा, दोबारा क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। इस इक्वेशन को जिसको तुमने एक्स ऑन वाई मानना था वो क्या बन गई, वाई ऑन एक्स। तो बी वाई एक्स आपका यहां पे आ गया, और जिस इक्वेशन को तुमने वाई ऑन एक्स मानना था लेकिन वो है निकली क्या, एक्स ऑन वाई। तो आपका यहाँ पे बी एक्स वाई कितना आ गया, 4 ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सही है। दिस इज द, अब दोनों सेटिस्फाई हो रही है, क्लियर हो गई बात ये, अच्छे से देख लो क्योंकि अभी अप्लाई करनी है तुम्हें। और यहां पे क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको चेक करना है कि कौन सी इक्वेशन वाई ऑन एक्स है। चलो खुद से चेक करो, लिखोगे या नहीं लिखोगे वो तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया, भैया तुम अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से काम करो। हाँ ये दोनों रिग्रेशन इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 2,
कर लिया तुमने? क्या कोई बच्चा ऐसा है जिसको मैं सॉल्व करके दिखाऊं? ये हो गया? आयशा आपसे? अच्छा, इसमें जो मैं तुम्हें बता रहा था ना शॉर्टकट, कर लो कोई बात। हो गया? अब सुनो, शॉर्टकट ये था जो कई बार फेल हो जाएगा, लेकिन जहां लग गया वहां पे सही जवाब देगा। सुनो, आपको अगर एक ही तो बात है कि पहली बार में ही हम ना सही लेट करें। जैसे मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में मुझे तो आंसर पता था, लेकिन मैंने तब भी आपका जबरदस्ती सही वाला तरीके से लेट नहीं करा, जानबूझ के पहले गलत लेट करा, जिससे कि आपको पता चल सके कि जब गलत आएगा तो क्या करना है। तो तुम सुनो, इसको लेट करने का एक तरीका ये है, जिस इक्वेशन में, सब सुने, यहां पे स्क्रीन में देखें, जिस इक्वेशन में x का कॉफिशिएंट y के कॉफिशिएंट से बड़ा हो उसे लेट करना x1। क्या उसे लेट करना? x1। और जिसके अंदर y का कॉफिशिएंट बड़ा हो, किससे? x से, उसे लेट करना क्या? y ऑन x। साइन वाइन को मत देखना, बस नंबर नंबर देखना। लेकिन मैंने बोला कि ये हर बार बात सही फिट नहीं बैठती, लेकिन अगर फिट बैठ गई तो सही, ये एक बार में जवाब सही दे देगी। और यहाँ पे आपको सबको पता है, सार्थक ने थोड़ी देर पहले आंसर बोला था, क्वेश्चन के अंदर पूछा गया कौन सी इक्वेशन y ऑन x है, और इसने बोला था सर सेकंड इक्वेशन। और देख लो यहाँ पे मैंने अजम्पशन क्या लिया है, सेकंड इक्वेशन को ही मैंने क्या लेट किया है, y ऑन। पक्का? क्या रिपीट कर, जहां x का कोफिशिएंट बड़ा हो किससे, उसे क्या मानेगी? x1। जब y का कोफिशिएंट बड़ा हो x से, उसे क्या मानोगे? y1। लेकिन ये भी सच बात है, हर जगह शायद ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल ना हो पाए। जैसे इससे अगले क्वेश्चन को अभी ट्राई करिए, फिर से हो गया तो सेकंड वाला, थर्ड वाला क्वेश्चन दोबारा करिए, और इसमें भी वही चेक करना है, लेकिन इसमें मेरी वाली प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं हो पा रही, तो अनफॉर्चुनेटली आपको लेट करना पड़ेगा ही पड़ेगा। एक चीज याद रखना, करते रहो सुनते रहो, जो पहली प्रॉपर्टी है दोनों सेम साइन वाली, वो जरूर पहले सेटिस्फाई होनी जरूरी है। क्योंकि अगर दोनों का मल्टीप्लाई 1 से बड़ा आ रहा है तो हम उल्टा करके उसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर दोनों के साइन अलग अलग हो गए फिर हम कुछ नहीं कर सकते। तो पहली प्रॉपर्टी ज्यादा जरूरी है एज कंपेरेटिव टू सेकेंड प्रॉपर्टी। और अगर पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई ना हो और तुमने कोई मिस्टेक नहीं करी, छोड़ दो क्वेश्चन। यानी कि इसका मतलब, छोड़ दो इन द सेंस कि इसका मतलब वो दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट इक्वेशन नहीं है। और यहाँ पे मुझे पता था आंसर क्या आ रहा है, दोनों में अलग अलग साइन, और अगर अलग अलग साइन आ रहा है तो क्या है? ठीक है? पक्का? पहले बताओ, अब ये वाला क्वेश्चन, ये सबसे मुश्किल कॉन्सेप्ट है इस पूरे रिग्रेशन का। क्या इस टाइप के लाइन से हमने 3 क्वेश्चन करे, क्या तुम अब ये मैनेज कर पाओगे आगे? ठीक है, आगे देखिएगा, अगला शॉर्टकट है ये, कोरिलेशन कोफिशिएंट। कोरिलेशन कोफिशिएंट आर इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट। याद करो ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते थे, दो नंबरों के मल्टीप्लाई का स्क्वायर रूट। क्या निकालते थे? दो नंबरों के मल्टीप्लाई का। तो अगर तुम यहां पे बी एक्स वाई और बी वाई एक्स के मल्टीप्लीकेशन का स्क्वायर रूट कर दो तो समझ जाना क्या आ जाएगा, आर। क्या आ जाएगा? तो जल्दी से आइए ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ये वही क्वेश्चन है जो ऊपर अभी करा था। पहली वाली इक्वेशन कौन सी लेट हुई थी? y ऑन x। और दूसरी वाली कौन सी हुई थी? ऐसे ही था ना, बी वाई एक्स था 7/3, याद आ गया मुझे, और बी एक्स वाई था 1/4, याद आ गया सबको? अब एक बात बताओ,
एज पर द फॉर्मूला ऊपर दिखी है, तुमसे पूछा जा रहा है तो बी एक्स वाई 1/4 और 7/, पक्का? जल्दी बता दो आंसर यार। ठीक है, इसमें ना एक रूल होता है, इसमें एक चीज याद रखने वाली बात होती है, सुनो। अगर इधर देखो सभी, दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट प्लस के हैं, तो बाहर क्या लगा देना, रूट के बाहर प्लस का साइन। और अगर दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट माइनस के हैं, बाहर क्या लगा देना, माइनस। और अलग अलग तो आ ही नहीं सकते, बताया ना, अलग अलग रिग्रेशन कोएफिशिएंट। याद रखना, दोनों अंदर प्लस तो बाहर प्लस, दोनों अंदर माइनस तो अलग अलग साइन पॉसिबल। ठीक है, जो आपने अभी सीखा उसके बेसिस पे ट्राई करिए ये दो कुछ। खत्म ही हो गया चैप्टर। सर दिया है एक, इस बार y on x और x on y ढूंढनी नहीं है, बता रखी है। ये y on x है, और ये x on, तो जब ये y on x है तो b क्या है यहां पे, याद है b किसको कह रहा हूं मैं? और ये अगर x on y है तो यहां पे b कितना होगा, ये रहा। तो दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट मिलते ही कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकाल देंगे, कैसे? -1/8 मल्टीप्लाई बाय -2, दोनों सेम साइन के थे, बाहर माइनस आर। दूसरे का, तीसरे का, अब कैसे करा है वो तो पता नहीं, लेकिन मैं जरूर बताऊंगा कि कैसे करना चाहिए एक बार के लिए। ये देखो, किस किस का हो गया थर्ड? तो कुछ बच्चे ट्राई कर रहे हैं यार, एक बार कर लो। फरहाद तो वैसे तो बोल देता है कि हाँ कर लिया यार, बात सॉरी, कोई बात नहीं, ठीक है, समझ दे रहे नाम बोल रहा हूँ। फिर जब मैं पूछता हूँ किस किसने करा है, तब तू हैंड रेस करता नहीं, तो यही नहीं पता कब पूछा। अभी पूछा है क्वेश्चन नंबर 3 किस किस का होगा, अभी नहीं। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन तो नहीं। अब सुन ले क्या करना है इसमें, ये कोरिलेशन है, ये कोरिलेशन है। और इधर देख, ये कौन सी लाइन है,
ये वाई ऑन एक्स है, तुझे पता है अब इसमें बी कैसे बनाएगा? ठीक है, तो यहां पे सुन, एक तरीके से तेरा वो भी आ गया, एक तरीके से तेरा बी बाई एक्स आ गया। अब सुनो सुनो सुनो, अब देख ले, नहीं आया ना तेरा भी, इधर देख, पहले जो डेटा है उस पर सेटिस्फाई हो पहले। आर 0.75 गिवन था, है ना? आर 0.75 पे सेटिस्फाइड हो, और बी बाई एक्स 5/4 है, इस पे भी सेटिस्फाई होंगे। अब क्या है, ऐसा करो, सॉल्व करने की बजाय ना, मान लो, ट्रायल एंड एरर से करो, मान लो कि ये तुम्हारा बी एक्स वाई है, मान लो, अगर ये नहीं, इससे मैच नहीं होगा तो फिर बी से ट्राई करूंगा, बी से नहीं होगा तो सी से नहीं तो डी से। अब सुन, सबको पता है तुम्हारा बी एक्स वाई क्या माना मैंने, 0.45 मल्टीप्लाई बाय बी वाई एक्स, जो कि मैंने निकाला था 1.25, इक्वल टू कर दिया, और इनका स्क्वायर रूट करना होता है। बता वैल्यू क्या है, मैच हो गई है तो। अब तुम बताओ, तुम क्या कर रहे थे? तुम मतलब वो पूरा स्क्वायरिंग बोथ साइड वो वाला कर रहे थे? बता 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 ईशान। 0.75 का स्क्वायर, आर स्क्वायर आ गया, ये हो गया बी एक्स वाई और बी वाई एक्स के प्रोडक्ट के बराबर। 0.75 का स्क्वायर बोलो, 5 6 के बाद। अच्छा, और बी वाई एक्स हमें पता है, 5/4 कोई बात नहीं, वो एक ही बात है। अब 1.5 से डिवाइड कर, जी जी, ठीक है, तो तरीका चेंज करवा के भी दिखा दिया आपको। आंसर पे फर्क नहीं है, कुछ मिस्टेक रही होगी आपसे कैलकुलेशंस करते वक्त, जिसकी वजह से अगर आपका आंसर किसी का भी, जैसे आपका भी बी आया, आपका भी बी आया, और भी हो सकता है कोई कुछ मिस्टेक करी होगी, वो मिस्टेक आइडेंटिफाई कर लो भाई। अगर ये हुआ ना कि गलती पता नहीं चली, ऐसा कभी मत करा करो, सही तरीका सीख लिया, लेकिन आप भी नोटिस करा करो तुमने क्या मिस्टेक करी है, बिकॉज वो आगे के लिए दोबारा मिस्टेक ना हो। अपने माइंड को सही इनपुट तो दे दो, भाई तूने यहाँ ये गलत किया था, तो फिर माइंड वो दोबारा से नहीं करे। ठीक है, ये क्लियर है सभी को? अच्छा, और इसके बाद फॉर द वेरिएबल एक्स एंड वाई ये दे रखा है, सबको याद है ये कौन सी इक्वेशन थी? बी वाई एक्स क्या आया था, वही क्वेश्चन चल रहा है, बी एक्स वाई क्या आया था। अब एक बात बताओ, अच्छा, और अभी पिछले क्वेश्चन में तुमने आर भी निकाल लिया था, क्या निकाला था आर, बोलो बताओ। इस वाले क्वेश्चन का आर क्या था, कहाँ गया यार, ये 0.7, ये ऊपर निकाल लिया, डेटा सेम है। अच्छा, एक बात बताओ, इसका शॉर्टकट फॉर्मूला, आर, पहले ऊपर बताओ किसका स्टैंडर्ड डेविएशन, और नीचे बी एक्स वाई, आर, वेरिएंस ऑफ एक्स गिवन है 9, लेकिन मुझे तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स चाहिए। अब तो निकाल लो यार,
कितना बोला दोस्त? 9 पॉइंट, ठीक है। बिल्कुल यही चीज इन दो क्वेश्चनों में है और चैप्टर इसके बाद वाइंड अप हो गया है। प्लीज एक बार करिए। एक कॉन्सेप्ट बचा भी है लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में करवा दो, ठीक है। ये दो क्वेश्चन कर लो बस। बिल्कुल अभी ऊपर वाला जैसा क्वेश्चन करा था ना, बिल्कुल वो ये वाला क्वेश्चन वही है, सेकंड तो वही है और थर्ड भी वही है। ये थोड़ा ऐसा लग रहा हैवी है या थक गए हो? चलो ठीक है, दोबारा कर लेंगे, लेकिन अभी कर रहे हो? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन ये सुनो, ये दो घर पे जरूर कर लेना ये वाले। अच्छा ये वाले दो क्वेश्चन जो बचे थे करवा दिए। मैं बताता हूँ क्या बचा है। ये एक कॉन्सेप्ट बचा है प्रॉपर्टी 4, कोई चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ, वो तुम्हें पता है, उसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। क्या चीज?